Hello students, welcome to online classes at Srimad Bhagavati Devi School, Behrod, Alwar, Rajasthan. Today we will discuss about solubility. Solubility. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी है क्या, ये व्हाट इज द सोल्युबिलिटी। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in particular amount of solvent at particular temperature is known as solubility। तो सोल्युबिलिटी जो है वो सोल्युबिलिटी हम टू टाइप्स की पढ़ेंगे। इट मींस यानी टाइप ऑफ जो सॉल्यूशंस थे वो हम थ्री टाइप्स के पढ़े थे, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम ये सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे। तो ये सोल्युबिलिटी एक तो होगा सॉलिड इन लिक्विड, एक होगा गैस इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid, solubility of solid in liquid। तो solubility of solid in liquid पढ़ना है हमें। तो क्या करना है, एक कंटेनर एज्यूम करते हैं। इस कंटेनर में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, यानी सॉल्वेंट वाटर है। क्या है ये सॉल्वेंट, और जो ये सॉल्वेंट है वो मैंने क्या लिया है वाटर। इस सॉल्वेंट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं सोल्यूट को, सोल्यूट। क्लियर है। तो जो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी सॉलिड जो सोल्यूट है वो कैसा है, सॉलिड है, जबकि वाटर कैसा होता है, लिक्विड, यानी सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है। तो टर्म्स सोल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, पर्टिकुलर अमाउंट इन सॉल्वेंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in particular amount in solvent at particular temperature is known as solubility। या हम सॉलिड के टर्म्स में क्या कैसे कह सकते हैं, ध्यान देना। अगर आपने ये सॉल्वेंट कितना लिया 100 ग्राम, क्लियर है, और सोल्यूट भी मैंने किस में लिया है, ग्राम में। तो क्या डेफिनेशन हुई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolve in 100 gram solvent at particular temperature to form saturated solution, clear, is known as solubility of the solid in liquid। अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि जो ये पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया है कि कितना है अमाउंट सॉल्वेंट का 100 ग्राम, इसमें डिजोल्व करना है सोल्यूट। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 1 ग्लास वाटर है, उस 1 ग्लास वाटर के अंदर मैं शुगर डिजोल्व कर रहा हूं। तो शुगर मैंने डाला, डिजोल्व हो गया, फिर डाला, डिजोल्व हो गया, फिर डाला, फिर डिजोल्व हो गया। एक टाइम ऐसा आता है कि जब शुगर उस अमाउंट में यानी उस वाटर के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाता है। तो वो जो पॉइंट है जब डिजोल्व होना बंद हो जाता है और जितना डिजोल्व हो गया मैक्सिमम अमाउंट, वो जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूट को और ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते उसमें, तो उसको हम ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये हो गया, यानी सोल्युबिलिटी क्या है। तो सबसे मेन जो चीज आती है वो फैक्टर अफेक्टिंग आता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर
अफेक्टिंग तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सॉलिड को इफेक्ट करेंगे जब हम लिक्विड में उसको डिजोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट में क्या पढ़ना है, यानी हम इफेक्टर इफेक्टिंग पढ़ रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अब हम जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो देखो क्या सभी सॉलिड्स, ऑल सॉलिड्स डू नॉट डिजोल्व इन सॉल्वेंट। इट मींस ऐसे कौन से तो सॉलिड होंगे जो डिजोल्व हो जाएंगे और ऐसे कौन से सॉलिड होंगे जो डिजोल्व नहीं होंगे। तो एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, ये होता है लाइक डिजोल्व लाइक। इट मींस इसका मतलब समझना क्या होता है, ये कहता है कि पोलर जो सॉल्वेंट होगा पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व कर देगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व होंगे। नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर डिजोल्व होंगे, क्लियर है। बट कभी भी नॉन पोलर प्लस पोलर डिजोल्व नहीं होंगे, ये होता है लाइक डिजोल्व लाइक। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे NaCl सॉलिड है, KCl सॉलिड है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, या हम अब शुगर ले लेते हैं सॉलिड है। तो ये जो NaCl KCl है ये सारे के सारे वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। किसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर। जब आप इन सॉल्यूट को इसमें डिजोल्व करोगे वाटर के अंदर तो ये डिजोल्व हो जाते हैं और ये सारे के सारे स्टेट किसमें होते हैं, सॉलिड में। बट ये नेफथलीन में डिजोल्व नहीं होते। नेफथलीन, ध्यान देना, नेफथलीन का फॉर्मूला होता है रिंग, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नेफथलीन। तो ध्यान देना NaCl KCl और शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, बट नेफथलीन डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज जो नेफथलीन होता है वो नेफथलीन का डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है। इट मींस जो नेफथलीन होता है वो नॉन पोलर सोल्यूट है, बट H2 जो होता है वो पोलर सोल्यूट है। एंड ये कैसे हो गए, पोलर। इट मींस पोलर पोलर के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होता है, क्लियर। जबकि नेफथलीन जो होता है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है बिकॉज नेफथलीन इज ए नॉन पोलर सोल्यूट एंड वाटर इज ए पोलर सोल्यूट। तो नेफथलीन किस में डिजोल्व हो जाता है, तो नेफथलीन बेंजीन में डिजोल्व हो जाता है बिकॉज बेंजीन हैज डायपोल मोमेंट इज 0, यानी बेंजीन का डायपोल मोमेंट 0 है। जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर होता है। अब ध्यान दो, नेफथलीन जो होता है वो नॉन पोलर है और बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है। इट मींस नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाता है। तो मैं आपसे कहूं क्या बेंजीन और वाटर डिजोल्व हो सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं, बिकॉज H2 इज ए पोलर एंड बेंजीन इज ए नॉन पोलर। इट मींस अब हमेशा ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता है कोई भी सॉलिड लिया वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर सेम होना चाहिए, यानी बोथ आर पोलर और
नॉन पोलर, यानी अगर आप दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर पोलर है तो डिजोल्व होगा, और यदि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो वो डिजोल्व नहीं होते। क्लियर है? तो ये है फैक्टर फैक्टिंग में सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर है? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके नोट्स में दिए, वो पीडीएफ में मिल जाएंगे। सेकंड आता है टेम्परेचर का इफेक्ट। वी नो दैट अगर आप कोई भी, जैसे मैंने कहा आपको, कोई भी वाटर है, वाटर के अंदर शुगर है, आप उसको गर्म कर दो और डिजोल्व हो जाएगी शुगर। इट मीन्स कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। कहां पे? सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर। तो अब जो नेक्स्ट जो फैक्टर फैक्टिंग है वो हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर इफेक्ट। सेकंड है टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट, सेकंड जो टेम्परेचर इफेक्ट है, इस टेम्परेचर इफेक्ट में एक साइंटिस्ट है ली चैटरल प्रिंसिपल। जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें ये आता है, एक साइंटिस्ट है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, चैटेलियर प्रिंसिपल। According this principle, when process is endothermic, अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी जब आप सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करते हो और प्रोसेस एंडोथर्मिक है, देन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? एंड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देन टेम्परेचर डिक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू लिचटेलियर प्रिंसिपल, अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, जब आप सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं, अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक इट मींस हीट रिलीज हो, एब्जॉर्ब होती है, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक, एंड हीट रिलीज होती है तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर डिक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज। क्लियर है? तो अब आप टेम्परेचर इफेक्ट में क्या बोलोगे कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर व्हेन द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। क्लियर है? यानी द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज, मैं ये क्या लिख सकता हूं ना, द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड increase with increase the temperature when process is endothermic and process is exothermic, then solubility increase with decrease the temperature। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अब आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कैसे पता चलेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ये वाटर है, क्लियर है? इस वाटर में आप ऐड कर रहे हो सोल्यूट को। किसको ऐड कर रहे हो? सोल्यूट को ऐड कर रहे हो आप। जब आप सोल्यूट को ऐड करते हो तो अगर ये बाउंड्री होगी गिलास की, कैसी हो जाए? कूल। इट मींस प्रोसेस जो आपका होगा वो एंडोथर्मिक होगा। कैसा होगा? एंडोथर्मिक, बिकॉज
हीट इज एब्जॉर्ब। अगर आप सॉल्यूट को ऐड करते हो और ये बाउंड्री हीट हो जाती है तो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। क्लियर है? इट मीन्स ऐसे सॉल्यूट जब आप उसको वाटर के अंदर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हो तो हीट अगर एब्जॉर्ब होती है, इट मीन्स वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यदि आपने एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सोल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैम अमोनियम क्लोराइड NaOH, क्लियर है, KCl, KNO3, ये जब सोल्यूट मैं डिजोल्व करता हूं वाटर के अंदर तो ये प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक। तो इनके लिए आप टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है? बट कुछ सोल्यूट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम NaOH नहीं है, लिथियम सल्फेट Li2SO4 एक ग्लोबुलर साल्ट होता है, वो एक्सेप्शनल केस है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पहले सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम एसीटेट, ये प्रोसेस ऐसे हैं जब आप इसको वाटर के अंदर डालते हो, इनको ऐड करते हो तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो बताओ, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया। इसमें मेन है जो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा इन लास्ट 11th क्लास, तो उसमें इक्विलिब्रियम में एक ली चैटरल प्रिंसिपल भी आता है। क्लियर है? और ली चैटरल प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम जो होता है वो शिफ्ट होता है। तो कहां शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, तो उन्होंने बताया कि जो अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। इट मींस रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। तो ये है टेम्परेचर इफेक्ट। तो आपको वो चीज नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू ली चैटरल प्रिंसिपल when process is endothermic then temperature increase, solubility also increases, and the exothermic process the temperature decrease, solubility increases. Clear है? और ये इसमें लिथियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट, यहाँ NaOH भी है। ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। क्लियर है? तो ये टेम्परेचर इफेक्ट का हो गया। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, ये हम कौन से पढ़ रहे हैं? जब आप सोल्यूट कैसा हो, सॉलिड, और डिजोल्व किस में कर रहे हो? लिक्विड फेज में। तो ये सॉलिड इन लिक्विड हो गया। नेक्स्ट है प्रेशर इफेक्ट, थर्ड। प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट क्या होता है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिड बिकॉज सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल। कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। solid is incompressible, तो सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट मीन्स सॉलिड लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आपका फिनिश हुआ फैक्टर अफेक्टिंग में। अब जो हम पढ़ेंगे वो सॉलिड की बजाय आप
किसका पढ़ोगे? गैस का, यानी सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और अब हम इसके क्या पढ़ेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग क्लियर है? तो फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप क्या पढ़ोगे? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है आपकी बात? गैस है। तो देखो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में वही सेम, लाइक, डिजोल्व, लाइक। क्लियर है? ये कंसेप्ट आएगा लाइक, डिजोल्व, लाइक का। अगर आपकी कोई गैस पोलर है तो नॉन पोलर उसमें क्या होगी? सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी। अगर आपके पास गैस नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो वो डिजोल्व होंगे, बट कभी भी नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? डिजोल्व लाइक में अगर कोई गैस ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, अगर कोई गैस वो कोई भी सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाती है और वो कंपाउंड आफ्टर आयनाइज हो जाए, इट मींस वो गैस उसमें क्या हो जाएगी? डिजोल्व होगी। यानी अमोनिया गैस डिजोल्व इन वाटर द फॉर्म ammonium hydroxide, and ammonium hydroxide further ionized in ammonium ions and hydroxide ion. As example CO2 gas, CO2 plus H2O कार्बोनिक एसिड H2CO3 का फॉर्मेशन करता है और ये किस में ब्रेक होता है? 2H प्लस CO3 माइनस 2 में। ठीक, तो एमोनिया एंड CO2 गैस क्या होती है? डिजोल्व हो जाती है। क्लियर है? एक टर्म्स आता है एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट। तो एब्जॉर्ब कोएफिशिएंट, अगर किसी गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? और जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मैक्सिमम होगा उस गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? देखो एब्जॉर्ब कोएफिशिएंट क्या है? गैस की मैक्सिमम सोल्युबिलिटी होती है इन यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। कुछ गैसों के एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का ऑर्डर होता है NH3, HCl, SO2, H2S, CO2, ये ऑर्डर फिक्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ सोल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इन गैस का इन लिक्विड यानी H2 में, तो कोएफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट गिवन आपको ऑर्डर दे रखा है, तो जिसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मैक्सिमम होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी इन द सॉल्वेंट। क्लियर है? तो ये है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड, टेम्परेचर इफेक्ट। नेक्स्ट क्या आता है? टेम्परेचर इफेक्ट। तो टेम्परेचर जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? देखो क्या होता है? व्हेन ए गैस डिजोल्व इन लिक्विड, डिजोल्व इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, liquid solvent, heat is released, heat is released, heat is
heat is released, the process is exothermic. Clear? So process is exothermic. It means ये हुआ, जब भी आप सॉल्वेंट के अंदर गैस को डिजोल्व करते हो तो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल फॉर exothermic process, temperature increase, solubility क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई गैस की बात करते हो, गैस अगर आपके सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है तो वो जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इट मींस अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इट मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज द टेम्परेचर। क्लियर है? फॉर गैस इन लिक्विड। बट दो एक्सेप्शनल केस आते हैं इसमें। एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन और हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम जो ये हैं, इनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फर्स्ट नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, फिर अपन ने पढ़ा था किसका? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसका ज्यादा होगा गैस का उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। फिर सेकंड क्या रहा? टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट मतलब क्या हुआ? द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीजेस द सोल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रेशर इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इफेक्ट। थर्ड, और सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इनकम्प्रेसिबल होते हैं। प्रेशर इफेक्ट। अच्छा, गैस इन लिक्विड यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का जो रिलेशनशिप था, फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट आता हेनरी, उसने प्रपोज किया। साइंटिस्ट कौन है? हेनरी जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर इफेक्ट का रिलेशनशिप हेनरी ने फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी गैस है उसको जब आप लिक्विड में डिजोल्व करते हो तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, हेनरी ने एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी मास ऑफ द सोल्युबिलिटी यानी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस is represented by m. तो according to Henry, the mass of the solubility of gas is direct proportional to P. यानी गैस की solubility प्रेशर पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू होती है। इट मींस अगर गैस पे प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो उसकी solubility इंक्रीज होगी। क्लियर है? प्रोपोर्शनल टू को हटाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आओगे। m इज इक्वल्स टू k डॉट p। जो m है वो क्या है? मास ऑफ गैस हो सकता है या मास ऑफ द डिजोल्व गैस या सोल्वेंट, मास ऑफ द डिजोल्व गैस। के क्या है? कांस्टेंट है। पी जो है गैस का क्या है? प्रेशर। प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये है हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ में उसने आगे जाके मॉडिफाई किया कि अगर आप सोल्युबिलिटी जो है उसको मोल फ्रैक्शन में एंड प्रेशर को पी में
करते हो तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो गैस का पार्शियल प्रेशर, the partial pressure of gas in vapor phase is direct proportional to mole fraction of gas। क्लियर है? ये रिलेशनशिप दिया कब, जब आपने सोलबिलिटी ऑफ गैस को किस में कंसिडर करा, मोल फ्रैक्शन में। तो P प्रोपोर्शनल टू इज गैस, एक्स गैस, तो P इज इक्वल्स टू के एच डॉट एक्स गैस। तो ये रिलेशनशिप है, इसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। यानी P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट। क्लियर है? एक्स गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर है? अब ध्यान देना, मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, एक्स गैस इज इक्वल्स टू P अपॉन KH। क्लियर है? P है, P अपॉन KH हो गया एक्स गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर एक्स गैस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन KH। एंड दिस इक्वेशन कॉन्क्लूजन क्या निकला कि अगर गैस का हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो उस गैस की मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, यानी सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? और ध्यान देना, हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा, जब हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिक्रीज होती है। क्लियर है? अब इसका यूजेस क्या होता है, मैं आपको एक्वाटिक जो स्पीसीज होती है, यानी समुद्र के अंदर जो एक्वाटिक स्पीसीज है वो क्या करती है, गर्म वाटर के बजाय कूल वाटर में रहना पसंद करती है। बिकॉज होता क्या है, हॉट वाटर के अंदर इट मींस टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज, इट मींस वाटर के अंदर O2 कम डिजोल्व है, जिससे उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए वो हॉट वाटर की बजाय कूल वाटर में रहना पसंद करता है। क्लियर है? तो ये है। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को अगर इसमें वी आर प्लॉट इन ग्राफ इन बिटवीन P एंड एक्स गैस। क्लियर है? तो दिस इक्वेशन फॉलो y इज इक्वल्स टू mx, y एक्सिस पे P प्रेशर ऑफ द गैस एंड x एक्सिस पे x गैस। तो लेते हो तो ये जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और इसका जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अब इसका मतलब सीधा सिंपल सा एग्जाम क्या कंक्लूजन निकला कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सोलिबिलिटी ऑफ गैस पे। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी। क्लियर है? यही रीजंस है। जब आप इसके एप्लीकेशन पढ़ते हो, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में क्या होगा, फर्स्ट जो सोडा वाटर द सोलिबिलिटी ऑफ द CO2 गैस इंक्रीज करने, आपके सोडा वाटर जो होता है उसमें CO2 गैस को डिजोल्व करने के लिए उसको हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट तो ये एप्लीकेशन होगी। सेकंड क्या होगी, जो भी माउंटेन हिल पे जो रहते हैं तो वहां जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे आप अर्थ से सरफेस से अप होते जाते हो हाइट पे, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। अब एक बात बताओ, जब प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इट मींस एनवायरनमेंट में वहां ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कम होगी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन वहां कम होगी तो वहां पे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, और वहां जो लोग रहेंगे माउंटेन हिल के ऊपर बहुत ज्यादा दिनों तक, उसको एक एनॉक्सिया डिजीज हो जाती है। कैसे हो जाती है,
एनोक्सिया डिजीज, इस एनोक्सिया डिजीज में क्या होता है कि जो चीजें हैं वो याद नहीं रह पाती है। क्लियर है? एनोक्सिया उसको बोलते हैं। तो ये है हेनरी लॉ। तो अगर आपके पास आपसे पूछे हेनरी लॉ क्या है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इट इज हेनरी लॉ। एंड वी कंसीडर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, अगर वी एक्स गैस यानी फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ पी, तो क्या बोलोगे आप? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज। क्लियर है? तो फिर ये रिलेशनशिप आ जाएगा। रिलेशनशिप आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेनरी लॉ की इक्वेशन आ जाएगी। यहां से आप एक्स गैस इक्वल्स टू पी अपॉन क्या लिख सकते हो? के एच। और के एच क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर जैसे आप कांस्टेंट कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 अपॉन के एच। तो एक्स गैस यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी हुआ कि हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड फैक्टर अफेक्टिंग कंप्लीट। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इसमें। क्लियर? नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा वो वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर भी हम दो सॉल्यूशंस के पढ़ेंगे, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जो आपका सोल्यूट लिक्विड होगा, सोलवेंट भी लिक्विड होगा। और एक वो होगा जब आपका सोलवेंट सॉलिड होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्वेंट लिक्विड होगा। क्लियर है? वो कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे अब आप ध्यान रखना, अगर आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को अब मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को ऐसे लिख दूं P अपॉन KH, ये लिख सकते हो आप। बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल number of moles of the component present in the solution. Clear? Thank you.